नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग इलेक्ट्रॉनिक्स घटक पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या होता है। परिपथों में आवश्यकतानुसार प्रयोग किए जाने वाले घटक को उस परिपथ का अवयव या घटक कहते हैं। अर्थात किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जब हम डिजाइन करते हैं तो उसमें जो सबसे बेसिक पार्ट्स होते हैं, यानी जिन छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट बने होते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक्स घटक या इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कहते हैं। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को डिजाइन करने से पहले इन सारे कंपोनेंट्स की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है निष्क्रिय अवयव, दूसरा है सक्रिय अवयव। निष्क्रिय अवयव जिसे हम पैसिव कंपोनेंट भी कहते हैं और सक्रिय अवयव जिन्हें हम एक्टिव कंपोनेंट्स भी कहते हैं। सबसे पहले अब जानते हैं कि निष्क्रिय अवयव क्या होता है। ऐसे घटक जो स्वयं विद्युत का प्रवर्धन नहीं कर सकते निष्क्रिय घटक कहलाते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं कि निष्क्रिय घटक होता क्या है। इसे हम इंग्लिश में पैसिव कंपोनेंट्स भी कहते हैं। पैसिव यानी कि ऐसा कंपोनेंट जो खुद से कोई काम ना करे, उसे काम करने के लिए बाहर से पुश करना पड़े। इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में ऐसे घटक जो खुद इलेक्ट्रिक सिग्नल का प्रवर्धन यानी कि एम्प्लीफिकेशन या सिग्नल के मान को बढ़ाना, यानी ऐसे घटक जो खुद किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के मान को बढ़ा नहीं सकते हैं, उन्हें हम निष्क्रिय घटक या पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि एक्टिव कंपोनेंट्स या सक्रिय घटक इनके बिना किसी भी सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन नहीं कर सकते। इसलिए निष्क्रिय अवयव बहुत आवश्यक है किसी भी सर्किट को डिजाइन करने के लिए, और इनके बिना किसी भी बेसिक सर्किट को डिजाइन करना इम्पॉसिबल है। फिर से समझ लेते हैं। ये खुद सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन नहीं कर सकते। सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन करने के लिए इन्हें बाहर से पुश की आवश्यकता पड़ती है। बेसिकली जो निष्क्रिय अवयव होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रतिरोधक, दूसरा है संधारित्र और तीसरा है प्रेरक। प्रतिरोधक को हम रेजिस्टर भी कहते हैं, संधारित्र को कैपेसिटर कहते हैं और प्रेरक को इंडक्टर कहते हैं। ये तीन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं जो कि पैसिव कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम जान लेते हैं सक्रिय घटक क्या होता है। सक्रिय घटक वे घटक हैं जो परिपथ में सिग्नल का वोल्टेज या शक्ति प्रवर्धन कर सकते हैं। अर्थात सक्रिय घटक जिसे हम एक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में एक्टिव कंपोनेंट्स यानी कि जो एक्टिव है, जिसे बाहर से पुश करने की जरूरत नहीं है, वो खुद किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वोल्टेज या पावर एम्प्लीफिकेशन कर सकता है, यानी कि वो सिग्नल का वोल्टेज भी बढ़ा सकता है और पावर भी बढ़ा सकता है, और ये सिग्नल की प्रोसेसिंग इजीली कर सकते हैं। इन्हें बाहर से किसी भी पुश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इन्हें बाहर से एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सक्रिय घटक के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, और जितने भी हमारे अर्धचालक युक्तियां हैं या सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स हैं, जैसे ड्रायक है, ट्रायक है, एससीआर है, ये सारे सक्रिय घटक के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स को इमेज में दिखाया गया है। ये ट्रांजिस्टर्स हैं, ये एससीआर हैं, ये मॉसफेट हैं, ये सारे एक्टिव कंपोनेंट्स में आते हैं। और कैपेसिटर हैं, डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इंडक्टर्स हैं और डिफरेंट रजिस्टर हैं, ये सारे हमारे पैसिव कंपोनेंट्स में आते हैं। अब निष्क्रिय घटक के अंतर्गत जो हमने तीन प्रकार बताए थे आपको, प्रतिरोधक, संधारित्र और प्रेरक, उसके बारे में हम जान लेते हैं अलग अलग से कि प्रतिरोधक क्या होता है, ये कैसे काम करता है, संधारित्र क्या होता है और प्रेरक क्या होता है। देखिए प्रतिरोधक क्या है। वह पदार्थ जिसमें प्रतिरोध का गुण होता है प्रतिरोधक कहलाता है। ऐसे मटेरियल जो
जिस रेजिस्टिविटी की गुण उनके अंतर्गत होता है उसको हम प्रतिरोधक कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम प्रतिरोधक कहते हैं। यह परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसे मटेरियल्स जो करंट फ्लो में बाधा उत्पन्न करते हैं और प्रतिरोध का जिसमें गुण होता है उसे हम प्रतिरोधक कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। ये एक दो टर्मिनल की युक्ति है या दो टर्मिनल का कंपोनेंट है, यानी जिसमें दो टर्मिनल्स होते हैं। ये पहला टर्मिनल है और ये इसका दूसरा टर्मिनल है। यहाँ पे प्रतिरोधक का प्रतीक दिया हुआ है। डिफरेंट टाइप्स के प्रतिरोधक होते हैं। प्रतिरोधक को हम रेजिस्टर भी कहते हैं। ये देखिए, अगर कोई वैल्यू फिक्स वैल्यू का प्रतिरोधक है, यानी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जो एक अगर 10 ओम का प्रतिरोध है तो वो 10 ओम का ही होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो उसको हम कहते हैं फिक्स वैल्यू का प्रतिरोधक। उसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं, या तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं या आप इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। रिहोस्टेट है, ये भी प्रतिरोधक का ही एक प्रकार है। यहाँ पे एक वेरिएबल, एक तीर का निशान जिससे हम दिखाते हैं, इसका अर्थ ये है कि इस प्रतिरोधक की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर है, टैप्ड रजिस्टर है, थर्मिस्टर है, फोटो रजिस्टर है, ये सारे प्रतिरोधक के प्रकार हैं और ये सारे प्रतिरोधक के प्रतीक यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम जान लेते हैं कि प्रतिरोधक का वर्गीकरण क्या है, यानी प्रतिरोधक को कितने भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे देखिए, प्रतिरोधक बेसिकली दो प्रकार के हैं। पहला है स्थिर प्रतिरोधक और दूसरा है परिवर्ती प्रतिरोधक। नाम से ही स्पष्ट है, स्थिर प्रतिरोधक यानी ऐसा प्रतिरोधक जिसका मान फिक्स होता है और इसे बदला नहीं जा सकता। परिवर्ती प्रतिरोधक, इसका अर्थ है कि ऐसे प्रतिरोधक जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। जिसको चेंज किया जा सकता है वो किस में आता है? परिवर्ती प्रतिरोधक में आता है। अब हम देख लेते हैं स्थिर प्रतिरोधक के कितने प्रकार हैं। यहाँ पे देखिए, पहला है स्थिर प्रतिरोधक में कार्बन प्रतिरोधक, दूसरा है धातु फिल्म प्रतिरोधक और तीसरा है वायर बाउंड प्रतिरोधक। यहाँ पे इन प्रतिरोधकों को इस आधार पर बांटा गया है कि उसमें प्रतिरोधक का जो मटेरियल है वो किस पदार्थ से मिलके बना है। पहला जो प्रतिरोधक है वो कार्बन प्रतिरोधक है। इसका अर्थ है कि इसमें प्रतिरोध का गुण जो पदार्थ उत्पन्न करता है वो कौन सा है? कार्बन। दूसरा है धातु फिल्म प्रतिरोधक, यानी ऐसा प्रतिरोधक जिसमें प्रतिरोध का गुण एक मेटल की फिल्म होती है, एक धातु की फिल्म होती है या मेटल की लेयर होती है जो प्रतिरोध का गुण पैदा करती है। उस आधार पे इस प्रतिरोधक को बांटा गया है जिसे हम कहते हैं धातु फिल्म प्रतिरोधक। और तीसरा है वायर बाउंड प्रतिरोधक। इसमें एक कोर होती है जिसपे इंसुलेटेड वायर लपेटा गया होता है और उस कुंडली को हम प्रतिरोधक मटेरियल के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हम देख लेते हैं कार्बन प्रतिरोधक अगेन दो प्रकार का होता है, कार्बन फिल्म प्रतिरोधक और कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोधक। कार्बन फिल्म प्रतिरोधक में जो प्रतिरोधक का मटेरियल होता है वो कार्बन की एक लेयर होती है जिसको हम प्रतिरोधक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोधक में कार्बन को एक दूसरे पदार्थ के साथ मिक्स किया जाता है और उस पदार्थ को हम प्रतिरोधक के रूप में प्रयोग करते हैं। और वो पदार्थ क्ले होती है। कार्बन और क्ले को मिला के और उस मटेरियल को हम प्रतिरोधक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं परिवर्ती प्रतिरोधक पे। ये तीन प्रकार के हैं। पहला है पोटेंशियोमीटर, दूसरा है प्रीसेट और तीसरा है रिहोस्टेट। पोटेंशियोमीटर ऐसा प्रतिरोधक होता है जहां पे अगर हमें प्रतिरोध की वैल्यू को लगातार चेंज करना है, वहां पे हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है प्रीसेट, ऐसा प्रतिरोधक जहाँ पे वैल्यू को कभी कभी चेंज करना है, वो प्रीसेट के अंतर्गत आता है। और रिहोस्टेट एक प्रकार का वायर बाउंड रजिस्टर ही होता है जो कि परिवर्ती प्रतिरोधक के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप इमेज में देख लीजिए, डिफरेंट टाइप्स के प्रतिरोधक दिखाए गए हैं। ये इस तरह के जो प्रतिरोधक आपको दिखेंगे ये कार्बन एंड मेटल फिल्म होते हैं। ये वायर बाउंड प्रतिरोधक के अंतर्गत आता है। एडजस्टेबल या परिवर्ती प्रतिरोधक सेम है। यहाँ पे इस नॉब को घुमा के हम प्रतिरोधक की वैल्यू को चेंज करते हैं। यहाँ पे इस नॉब को घुमा के हम प्रतिरोधक की वैल्यू को
चेंज कर सकते हैं। ये सारे आपके परिवर्ती प्रतिरोधक में आते हैं। यहाँ पे देखिए एसएमडी रेजिस्टेंस भी होते हैं, ये स्पेशल पर्पज रेजिस्टेंस हैं, ये एसएमडी के अंतर्गत आते हैं। ये थिक फिल्म रजिस्टर्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल रजिस्टर आपको दिखाए गए हैं। थिक फिल्म यानी जहाँ पे जो उसकी लेयर है वो मोटी रखी गई है प्रतिरोधक की, और थिन फिल्म रजिस्टर में जो लेयर होती है वो पतली लेयर होती है। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, प्रतिरोधकों की कलर कोडिंग। कलर कोडिंग क्या होता है? बड़े आकार के प्रतिरोधकों का मान उनकी बॉडी पर प्रिंट कर दिया जाता है, किंतु छोटे प्रतिरोधकों का मान कलर कोडिंग द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये हम जान लेते हैं। जितने भी बड़े आकार के प्रतिरोधक होते हैं, जिनका वॉटेज अधिक है, जो अधिक वॉट सहन कर सकते हैं, उन प्रतिरोधकों का आकार काफी बड़ा होता है। जिनका वॉटेज अधिक है उनका आकार बहुत बड़ा होता है। उस पे प्रतिरोधक का जो मान है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं और अपनी आंखों से देख के और उसको पढ़ के उसकी वैल्यू को हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटे प्रतिरोधक हैं जिनकी वॉटेज कम है, उनको कलर कोडिंग द्वारा उसकी वैल्यू हम ज्ञात कर पाते हैं। कलर कोडिंग क्या होती है? छोटे प्रतिरोधकों में 4 या 5 या 6 बैंड्स होते हैं, कलर की पट्टियां लगी होती हैं। जैसे देखिए ये पहला बैंड है, ये दूसरा बैंड है, ये तीसरा बैंड है और ये चौथा बैंड है। इस प्रकार से प्रतिरोधकों की बॉडी पर कलर डिफरेंट कलर्स की पट्टियां लगा दी जाती हैं और उन कलर्स को देख करके एक टेबल के अनुसार हम उन कलर्स को देख करके किसी भी प्रतिरोधक या रजिस्टर का मान निकाल सकते हैं। इसमें देखिए पहला बैंड है, ये पहले अंक को बताता है रजिस्टर के। ये दूसरा बैंड है, ये दूसरा कलर है, ये दूसरे अंक को बताता है। तीसरा बैंड, इसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। और चौथा बैंड यानी कि टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता, ये इस तरह को बताता है कि रजिस्टर की सहनशीलता क्या है, वो कितनी वैल्यू तक चेंज हो सकता है। अब देखिए ये प्रतिरोधकों की कलर कोड चार्ट है, जो मैं तालिका आपको बता रही थी कि इस चार्ट के थ्रू हम किसी भी छोटे प्रतिरोधक का मान निकाल सकते हैं। ये 4 बैंड के प्रतिरोधक के लिए चार्ट है। इसमें देखिए कई सारे कलर्स हैं, ब्लैक है, फिर ब्राउन है, फिर रेड है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड और सिल्वर। ये सारे कलर्स बैंड पे होते हैं और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कलर को देख करके हम उनका अंक निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पहला जो कलर होता है, किसी भी बैंड का पहला जो कलर होता है वो पहले अंक को बताता है, दूसरा जो कलर होता है वो दूसरे अंक को बताता है और तीसरा जो कलर होता है वो उन अंक के बाद कितने शून्य होते हैं उनको बताता है। मल्टीप्लायर कहते हैं हम इसको, या इसको हम गुणक भी कहते हैं। चौथा जो है वो टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता को बताता है। जैसे अगर कोई पहला रजिस्टर का पहला कलर ब्लैक है या ब्राउन है या रेड है, कोई भी हम XYZ कलर ले सकते हैं। पहला अगर कलर ऑरेंज है तो उसका जो अंक होगा, रजिस्टर का जो पहला वैल्यू होगा वो क्या होगा? तीसरा। अगर दूसरा बैंड ग्रीन कलर है तो दूसरा अंक क्या होगा? 5वां। तीसरा रंग अगर ग्रे कलर का है तो उनके बाद कितने शून्य होंगे? आप देख लीजिए, टेबल के अकॉर्डिंग इतने शून्य होंगे। और फिर चौथा बैंड अगर गोल्ड होता है या सिल्वर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी टॉलरेंस 5% या 10% लिखते हैं और इस प्रकार से टॉलरेंस की जानकारी हम ज्ञात कर लेते हैं। कई सारे मेथड्स हैं इन चार्ट्स के द्वारा प्रतिरोधक का मान निकालने के लिए। देखिए जो पहला कलर है, पहला बैंड है, वो किसी भी प्रतिरोधक के मान के पहले अंक को बताता है। जो दूसरा बैंड है वो किसी भी प्रतिरोधक के दूसरे अंक को बताता है और तीसरा जो बैंड है वो उन अंकों के बाद कितने शून्य आ रहे हैं उनको बताता है, जैसा मैं बता चुकी हूँ। और चौथा बैंड प्रतिरोधक की सहनशीलता को बताता है कि वो कितनी वैल्यू तक फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो। आप कभी भी प्रतिरोधक का मान निकालते समय जब आप प्रतिरोधक हाथ में लेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि पहला कलर
कभी भी गोल्डन या सिल्वर नहीं होता है। अगर आपने प्रतिरोधक को उल्टा पकड़ लिया है तो इसका अर्थ है कि लेफ्ट साइड में गोल्ड या सिल्वर कलर आ जाएगा, तो आप जान जाएंगे कि आपने उल्टा पकड़ा है। इसलिए जो लास्ट बैंड होता है वही हमेशा गोल्डन या सिल्वर होता है। जो तालिका के जो कलर के क्रम को याद रखने के लिए एक हम आसान सा वाक्य याद रखते हैं। देखिए क्या है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। इसमें जो कैपिटल लेटर है वो किसी भी रंग के टेबल के कलर को बताता है। जैसे देखिए पहला है बी, तो यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं बी फॉर क्या है, ब्लैक, फिर बी है, फिर ब्राउन, फिर आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, कैपिटल ही आपको देखना है, फिर जी ग्रीन, फिर बी ब्लू, उसके बाद वी है, ये आपका वॉयलेट को बताएगा, जी ग्रे को बताएगा और व्हाइट को बताता है। इस तरह से हम कलर्स के क्रम को याद रख सकते हैं। इस एक आसान सी लाइन को याद करके बी से क्या है, ब्लैक, फिर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वॉयलेट, फिर ग्रे और फिर व्हाइट। इस तरह से हम कलर्स के सीक्वेंस को याद कर लेते हैं। जैसे हम एक उदाहरण से आपको बता रहे हैं, मान लीजिए किसी प्रतिरोधक की वैल्यू दी हुई है 27,000 ओम प्लस माइनस 10%। सबसे पहले तो आप इसको पढ़िए, 27,000 ओम दिया हुआ है और ये क्या है, 10% उसकी टॉलरेंस दी हुई है। टॉलरेंस यानी कि प्रतिरोधक की वैल्यू 27,000 ओम से 10% तक आगे शिफ्ट हो सकती है या फिर पीछे शिफ्ट हो सकती है, यानी कि 27,000 ओम से 10% वैल्यू अधिक हो सकती है या फिर कम हो सकती है। टॉलरेंस इस चीज को बताता है। पहला अंक देखिए क्या है, 2 के लिए हम कलर देख सकते हैं पिछले चार्ट से। 2 के लिए हमारा रंग क्या है, रेड। फिर हम आते हैं 27,000 है ना, 7 क्या है, दूसरा अंक। दूसरे अंक के लिए आप कलर देख लीजिए क्या है, वॉयलेट। उसके बाद 27,000 7 के बाद कितने शून्य हैं, 3 शून्य हैं। 3 शून्य यानी कि 1000। इसके लिए आप कलर देख लीजिए क्या है, ऑरेंज। इस तरह से हमने रेजिस्टेंस के कलर ज्ञात कर लिए। क्या था, रेड था, उसके बाद वॉयलेट था, उसके बाद क्या था, ऑरेंज। और 10% है, 10% कौन सा बैंड है, चौथा बैंड। चौथे बैंड के लिए टॉलरेंस देखिए 10% किसकी है, सिल्वर की, यानी चौथा बैंड कौन सा होगा, सिल्वर। इस तरह से हमने कलर्स ज्ञात कर लिए। क्या है, पहला है लाल, दूसरा है बैगनी, तीसरा है ऑरेंज और चौथा है गोल्डन। इस प्रकार से इस चार्ट के थ्रू आसानी से हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं या फिर उनका रंग भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने रजिस्टर के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं संधारित्र की। संधारित्र या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर। संधारित्र एक इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो विद्युतीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का संग्रह करता है। समझ लेते हैं, कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट किसके अंतर्गत ये आता है, पैसिव कंपोनेंट के अंतर्गत। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर कर सकता है। यानी कि अगर हमें स्टोर करना है किसी भी एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, तो फिर हम किस कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर का। बेसिकली ये बनता कैसे है, धातु की 2 प्लेटें जो किसी विद्युत रोधी परावैद्युत द्वारा अलग की गई हो, अर्थात कोई भी हम मेटल की 2 प्लेट लेते हैं और उसके बीच में कोई इंसुलेटेड विद्युत रोधी, यानी इंसुलेटेड विद्युत रोधी का क्या अर्थ है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो ना हो पाए। किसी भी इलेक्ट्रिक इंसुलेटेड डाइलेक्ट्रिक को हम बीच में रख देते हैं और इस प्रकार से जो कंपोनेंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर या संधारित्र। मेटल की 2 प्लेटें ली हैं और बीच में उसके कोई इंसुलेटेड डाइलेक्ट्रिक रख दिया और जो मटेरियल बनता है, कंपोनेंट बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर का बेसिकली वर्क क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर कर सकता है। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, आवेश को स्टोर करता है और उसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, धारिता या तो कैपेसिटेंस। संधारित्र के आवेश संग्रह के गुण को हम क्या कहते हैं, धारिता या कैपेसिटेंस। इसका मात्रक फैराडे होता है। ये एक बड़ा है, हम इसको फिर माइक्रो फैराडे, पिको फैराडे, नैनो फैराडे में भी डिनोट कर सकते हैं। संधारित्र की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि ये
AC को पास करता है और DC को ब्लॉक करता है। इसका क्या अर्थ है कि अल्टरनेटिंग करंट या AC करंट को अपने अंदर से पास होने देता है और DC यानी डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। DC कैपेसिटर के थ्रू फ्लो नहीं हो सकती। अब हम देख लेते हैं संधारित्र का प्रतीक क्या है, यानी कि संधारित्र को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर के सिंबल दिखाए गए हैं। ये नॉन पोलराइज्ड हैं, ये पोलराइज्ड हैं और ये वेरिएबल कैपेसिटर है। नॉन पोलराइज्ड जिसमें कोई भी प्लस माइनस का सिंबल नहीं होता, कोई पॉजिटिव टर्मिनल कोई नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता। ये भी कैपेसिटर भी दो टर्मिनल की डिवाइस है। देखिए ये एक पहला टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल। ये नॉन पोलराइज्ड है यानी इसमें प्लस माइनस का सिंबल नहीं दिखाया गया होता है। पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं, इनको हम प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू डिनोट करते हैं। ये देखिए ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। या इस प्रकार से भी हम दिखाते हैं जिसमें एक ब्लॉक जो है वो पॉजिटिव को बताता है और इस तरह की जो लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को बताती है। और वेरिएबल कैपेसिटर्स क्या होते हैं? अगेन वेरिएबल यानी कि जिस कैपेसिटर की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको वेरिएबल दिखाना है वहां पे आप एक तीर के निशान से उसको क्रॉस कर देते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है या रजिस्टर है वो वेरिएबल है यानी जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे या फिर एरो को इस तरह से शिफ्ट कर दीजिए, इस तरह से भी हम वेरिएबल कैपेसिटर को दिखा सकते हैं। अब देखिए संधारित्र के प्रकार। संधारित्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ये दो प्रकार के होते हैं, स्थिर संधारित्र और परिवर्तनशील संधारित्र। स्थिर संधारित्र अगेन ऐसे कैपेसिटर जो फिक्स वैल्यू के होते हैं, जिनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये स्थिर संधारित्र में आते हैं। परिवर्तनशील संधारित्र ऐसे संधारित्र जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अब स्थिर संधारित्र कितने प्रकार के हैं? इलेक्ट्रोलाइट, पेपर, सिरेमिक, माइका, प्लास्टिक और एयर। और परिवर्तनशील संधारित्र ट्रिमर, गैंग और पैडर। बारी बारी से हम देख लेते हैं ये क्या है। यहाँ पे भी जो टाइप्स बांटे गए हैं ये इस आधार पे बांटे गए हैं कि उसमें जो परावैद्युत इस्तेमाल किया गया है वो किस प्रकार का है। मेटल की दो प्लेट्स के बीच में हम इंसुलेटेड डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं। कौन सा डाइलेक्ट्रिक, कौन सा परावैद्युत इस्तेमाल किया गया है, उस आधार पर स्थिर संधारित्र 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? इलेक्ट्रोलाइट, यानी इसमें एक मेटल ऑक्साइड को, धातु के ऑक्साइड को परावैद्युत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ये पोलराइज्ड होते हैं, यानी इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल्स और एक दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। दूसरा है पेपर कैपेसिटर। इसमें डाइलेक्ट्रिक के रूप में या परावैद्युत के रूप में पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है सिरेमिक, यानी कि इसमें डाइलेक्ट्रिक के रूप में सिरेमिक का इस्तेमाल करते हैं। अगेन माइका कैपेसिटर, इसमें हम डाइलेक्ट्रिक के रूप में, परावैद्युत के रूप में माइका का इस्तेमाल करते हैं, माइका या अभ्रक इसे हम कहते हैं। प्लास्टिक कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक के रूप में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। और एयर कैपेसिटर में मेटल की दो प्लेट्स के बीच में गैप रखा जाता है। गैप यानी कि वहां पे एयर होता है और उस कैपेसिटर को हम कहते हैं एयर कैपेसिटर। अब देखिए परिवर्तनशील संधारित्र ये 3 प्रकार के हैं, ट्रिमर, गैंग और पैडर। डिफरेंट एप्लीकेशन के आधार पे इन डिफरेंट कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। कैपेसिटर के क्या यूज हैं ये हम जान लेते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट हैं उसमें आपको कैपेसिटर का इस्तेमाल, आप घरों में देखते हैं फैन है, उसमें हम नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, उसको कंडेंसर कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में कैपेसिटर ही कहते हैं। ये सब जितने भी अप्लायंसेस है, होम अप्लायंसेस, उसमें आपको कैपेसिटर का इस्तेमाल मिलता ही है। मोटर है उसमें आप कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी आपको अगर स्पार्किंग कम करनी है तो आप कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई एसी सर्किट है जहाँ पे एसी करंट फ्लो हो रही है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है, जो घरों में आती है सप्लाई, उसे हम एसी सप्लाई कहते हैं। या कोई भी डीसी सर्किट है जहाँ पे डायरेक्ट करंट फ्लो हो रही है, जैसे बैटरीज के द्वारा जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट करंट। तो कोई भी एसी सर्किट हो या डीसी सर्किट हो उसमें हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर दिखाए गए हैं, पहचान लीजिए आप। स्टैंडर्ड सिरेमिक, ये सिरेमिक कैपेसिटर है या डिस्क कैपेसिटर है, छोटे आकार के, चपटे आकार के होते हैं, गोल, इसे हम कहते हैं सिरेमिक कैपेसिटर या डिस्क कैपेसिटर।
ये है मल्टी लेयर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर है ये। यहाँ पे देखिए जो छोटे एसएमडी कंपोनेंट्स होते हैं, एसएमडी कैपेसिटर होते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं। जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत छोटी सर्किट होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें आप एसएमडी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये देखिए ये भी सिरेमिक कैपेसिटर है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है जिसमें वैल्यू दी हुई होती है और इसमें पॉजिटिव और निगेटिव होता है। मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। अब हम बात करते हैं प्रेरक की। किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के विरोध के गुण को प्रेरकत्व कहते हैं। समझ लेते हैं। कोई भी कॉइल है, एक इंसुलेटेड कोर है जिसपे कॉइल लपेटी गई है, वायर लपेटा गया है, उसको हम कहते हैं कुंडली। उसमें धारा परिवर्तन का विरोध का गुण होता है, यानी वो करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रेरकत्व। और जिस भी कॉइल में, जिस इलेक्ट्रॉनिक घटक में प्रेरकत्व का गुण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरक। इसे हम नॉर्मल भाषा में चोक भी कहते हैं, या कॉइल भी कहते हैं, या प्रेरक भी कहते हैं। इसका मात्रक हेनरी होता है। इसे समझ लेते हैं। किसी भी कॉइल में करंट फ्लो के विरोध के गुण को प्रेरकत्व कहते हैं। का प्रतीक देख लीजिए, ये फिक्स्ड वैल्यू का प्रेरक है और ये वेरिएबल प्रेरक है। फिक्स वैल्यू का प्रेरक यानी जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आयरन कोर, अगर कोर आयरन की इस्तेमाल की गई है तो उसमें ये डबल लाइन है जिसे हम आयरन कोर से दिखाते हैं। यहाँ पे ये कॉइल है और ये जो डबल लाइन है ये कोर को बताती है। ये आयरन कोर प्रेरक है, ये भी फिक्स वैल्यू में आता है, ये भी फिक्स वैल्यू में आता है। वेरिएबल प्रेरक में अगेन हम इसे एक तीर के निशान से दिखाते हैं। ये वैरियक है और ये टैप्ड है, ये सारे वेरिएबल प्रेरक में आते हैं। अब प्रेरकों का वर्गीकरण देख लेते हैं। अगेन ये 2 प्रकार के हैं, स्थिर प्रेरक और परिवर्ती प्रेरक। स्थिर प्रेरक यानी ऐसे प्रेरक जिनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और परिवर्ती प्रेरक जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। स्थिर प्रेरक 3 प्रकार के होते हैं, एयर कोर प्रेरक, आयरन कोर प्रेरक और फेराइट कोर प्रेरक। जिसमें कोर एयर का हो उसे हम एयर कोर प्रेरक कहते हैं। अगर आयरन इस्तेमाल किया गया है कोर के रूप में तो उसे आयरन कोर प्रेरक कहते हैं। और एक अगर फेराइट इस्तेमाल किया गया है तो उसे हम फेराइट कोर कहते हैं। यहाँ पे देखिए इंडक्टर्स के डिफरेंट टाइप्स दिखाए गए हैं, ये फेराइट कोर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखिए कॉइल्स लपेटी गई हैं, इनके बीच में एक आयरन की कोर इस्तेमाल की गई है। ये आयरन कोर है और इसके बीच में जो तार लपेटे गए हैं इसे हम कॉइल कहते हैं या कुंडली कहते हैं। ये फेराइट कोर प्रेरक के अंतर्गत आता है। इसके यूजेस देख लेते हैं। रेडियो टीवी में इस्तेमाल करते हैं प्रेरक का। ट्यूबलाइट में जो हम चोक जिसे हम कहते हैं उसमें भी हम प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी आरएल सर्किट हैं, ट्रांसमीटर्स हैं, इन सब में हम प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। आज हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट में बनाने के लिए या फिर किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को जानने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की जानकारी के बिना हम किसी भी सर्किट को डिजाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रारंभ करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स घटक के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इसका संदर्भ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड थियरी से लिया गया है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है उससे लिया गया है, जिसके लेखक शशिकांत राय हैं और राहुल शर्मा हैं, और कुछ चीजें मैंने इंटरनेट से भी ली हैं। आज मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स घटक प्रसंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।